नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जुन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हमने रीड की नई यूनिट स्टार्ट करी है। सोशल साइंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने 9 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। 10वीं यूनिट हमने शुरू कर दी है। ये हमारी लास्ट यूनिट होगी। इसके बाद में सिर्फ 11th और 12th यूनिट 2 यूनिट्स बचेंगे जिसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दिए हुए हैं। वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आगे देखेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट में लास्ट यूनिट होगी। इसमें हमने प्राचीन सभ्यताएं शुरू की थी। ये हमारी संस्कृति है दोस्तों राजस्थान की। ये तो सिर्फ ना केवल रीट में बल्कि राजस्थान की हर एक एग्ज़ाम में हमारे काम आने वाली है। तो आराम आराम से पढ़ेंगे। डेट अभी आई नहीं है, सिलेबस अपना कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम रीट का फर्स्ट पेपर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर रीड का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सभी यूनिट्स पढ़ाई गई हैं और सिलेबस का एक एक टर्म जो लिखी गई है, हर एक चैप्टर कवर किया गया है, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ी थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली थी। मैंने कहा था कि सभ्यताएं जितनी सारी मैंने आपको बताई उनमें से मोटी मोटी सभ्यताएं मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। कालीबंगा हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। आहड़ सभ्यता आज हम पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता मिली है मेवाड़ में, मिली है बेडज नदी और बनास नदी से प्राप्त हुई है दोस्तों। बेडज और बनास नदी, जब राजस्थान का भूगोल मैंने पढ़ाया था तो आपको नदियाँ पढ़ाई थी, तब मैंने बताई थी कि बेडज नदी और बनास नदी। बनास नदी निकलती है राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियों से और बेडज नदी उदयपुर से निकलकर बनास में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इन दोनों सभ्यताओं के इन दोनों नदियों के बेटे में हमें मिली है आहड़ सभ्यता। बेडज नदी का पुराना नाम भी दोस्तों आयड़ नदी है। आयड़ और आहड़ में फर्क है, ठीक है। आहड़ का प्राचीन नाम है दोस्तों। इस सभ्यता का कई बार प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं। अघाटपुर, धूलकोट, ये धूलकोट लिखा हुआ, और ताम्रवर्ती नगरी, ठीक है। इसे ताम्रवर्ती नगरी भी बोलते हैं। खोज की थी पंडित अक्षयकीर्ति व्यास ने। सबसे पहले खोज अक्षयकीर्ति व्यास ने 1950 में करी थी, लेकिन आगे चल के व्यापक रूप से जो खनन किया वो किया आरसी अग्रवाल, वीएन मिश्रा और एचडी साकलिया। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है दोस्तों। तो सारे नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि 4-5 तो अपने टोटल सभ्यताएं हैं राजस्थान में, है ना। तो इनके तो अपन को खनन करता याद करने पड़ेंगे ना। तो अक्षयकीर्ति व्यास ने सबसे पहले खोज करी 1950 में, फिर व्यापक रूप से 54 में आरसी अग्रवाल ने और 62 में वीएन मिश्रा और एचडी साकलिया ने खोज की। अब यहाँ पे क्या क्या मिला है। मकान के पत्थरों के बने हुए, एक मिनट, हाँ, मकान पत्थर के बने हुए हैं और बांस से ढके हुए हैं। किससे बने हुए? पत्थरों से बने हुए हैं और ऊपर बांस लगाकर मकानों को ऐसे ऐसे करके ढका गया है। एक से अधिक चूल्हे मिले, जिससे हमें क्या पता चलता है कि सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी। सामूहिक भोजन व्यवस्था मतलब एक घर में दोस्तों 4-5 चूल्हे मिले, तब जिससे ऐसे लगता है कि जैसे कि 5-6 परिवार या 10-12 परिवार एक ही जगह खाना खाता होगा। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे रही होगी। मृद भांड मिले हैं। कैसे कलर के? लाल और भूरे कलर के मृद भांड। मृद भांड क्या होता है? जैसे मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं कुछ सामान रखने के लिए, पहले हम देखते भी थे गाँव के घरों में, ऐसे कुछ मृद भांड होते हैं। लाल और भूरे रंग के मृद भांड कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले। और इन मृद भांडों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोरे और काठे। तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, गोरे और काठे क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मुद्राएं भी मिली है। 3 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें, स्फटिक और गोल मणियां यहाँ से मिली हैं। एक बिना हाथ वाला जलपात्र मिला है और ऐसे जलपात्र ईरान में मिलते थे, है ना। तो हमें पता चलता है कि इस सभ्यता का संबंध ईरान से भी रहा है। बिना हत्थे वाला, जिसके मतलब हत्था नहीं लगा हुआ है, ऐसा जल रखने का बर्तन मिला है, जैसे बर्तन ईरान में मिलते थे। तो इससे पता चलता है कि आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से भी रहा है। यहाँ का प्रमुख उद्योग था दोस्तों तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना। इसीलिए तो यहाँ पे तांबा अच्छा मिलता था, इसलिए तो इसे ताम्रवर्ती नगरी का है। तो तांबा गलाते थे और उसके उपकरण बनाते थे। क्या क्या उपकरण बनाए? तांबे की कुल्हाड़ी बनाई, अस्त्र बनाए, घर बनाने हेतु मतलब तांबे गलाने की खदान भी यहाँ पे मिली है। एक तो तांबे की खदान मिली है और तांबे गलाने के लिए जो मशीन टाइप्स कुछ होता है वो भी यहाँ पे मिला है। इस सभ्यता के बारे में यह कहा गया है कि यह 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी। कहते हैं कि यह सभ्यता 8 बार बनी थी, 8 बार उजड़ी थी। ऐसे प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर फसल देखें तो गेहूँ, चावल और ज्वार बोने के अवशेष हमें यहाँ पे मिले हैं। लोगों के मतलब रहन सहन से पता चलता है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग यहाँ पे थे, मतलब दोनों चीज़ें खाते थे। दीपक के अवशेष मिले हैं, मतलब दिया जलाने का अवशेष यहाँ पर मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो पूजा करते थे वो दिया जला के करते थे।
एक जो शव को ये गाड़ते थे वो हमेशा उत्तर की ओर सिर करके गाड़ते थे और आभूषणों सहित गाड़ते थे। जो भी हमें कब्र मिली है उसमें जो शव मिले हैं वो उनमें आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ की फेमस और दोस्तों वृषभ की आकृतियाँ मिली हैं जिन्हें बनासियन बुल कहते हैं। वृषभ मतलब बुल होता है, सांड, उसकी आकृति मिली हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बनासियन बुल कहते हैं। इसके अलावा गिलुंड सभ्यता है जो राजसमंद में बनास नदी के तट पर मिली है। देखो दोस्तों, आहड़ सभ्यता भी बनास और उसके तट पे मिली थी, बनास और बेडच नदी के किनारे, और गिलुंड भी राजसमंद में ही मिली है, बनास नदी के तट पर ही। छोटी सी सभ्यता है, इसके बारे में इतना नहीं है, लेकिन बस एक तो स्थान याद रख लीजिएगा, कहाँ पे मिली है, कौन सी नदी के किनारे मिली है, ये याद रख लीजिएगा। खोज की थी सन 2000 में की थी BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। और यहाँ पे लघु गाय की मीण कृति मिली है, मतलब एक गाय की छोटी सी कृति या मूर्ति जैसा कुछ मिला है, वो यहाँ का फेमस है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता बहुत फेमस है। नीमका थाना में सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी पर बनी हुई है। कांतली नदी मैंने आपको जब नदियाँ पढ़ाई थी तब पढ़ाई थी कि अंतर प्रवाही नदी है जो धरती के अंदर ज़्यादा बहती है और बाहर कम दिखती है, तो उस नदी के पेटे में ये सभ्यता मिली है। यहाँ पे दोस्तों यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता ही है, और यहाँ पे तांबे के उपकरणों का जो भंडार मिला है वो मतलब इतने सारे उपकरण एक जगह अन्य किसी भी स्थान पे नहीं मिले हैं, ना केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो एक साथ उपकरण मिले हैं वो इतने ज़्यादा गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं। क्या क्या मिला है, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणाग्र आदि चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। और यहाँ पे जो तांबा लेते थे ये लोग, ये कहाँ से लेते थे, खेतड़ी की खानों से। वर्तमान में जो झुंझुनू जिले का खेतड़ी स्थल है दोस्तों, वह तांबे की पट्टियाँ मतलब तांबे के लिए फेमस है, और मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये लोग भी खेतड़ी की खानों से तांबा आयात करते थे। और इसके पश्चात पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा आदि में ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों से यहाँ निर्यात किया जाता था। मतलब जो उपकरण गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, फारसी, बाणाग्र आदि, वो आगे चल के कहाँ मिले हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में भी ऐसे उपकरण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ से इन जगहों पे निर्यात किया जाता था। मतलब गणेश्वर से इन जगहों पे इन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। और इस सभ्यता का अगर हम समय देखते हैं तो 2800 ईसा पूर्व से है, अर्थात यह सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है। हड़प्पा का इस समय दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये 2800 ईसा पूर्व की है, मतलब उससे भी पुरानी है, इसलिए इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। और ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। जितने भी तांबे की संस्कृति, जैसे कि आहड़ भी तांबे की थी, है ना, लेकिन इन सब में जो सबसे प्राचीन है वह गणेश्वर सभ्यता है। इसके बाद में एक बालाथल सभ्यता है दोस्तों, स्थान बस इसका याद रख लीजिएगा कि यह उदयपुर में पाई गई है और 1993 में इसकी खोज की गई थी। और यह भी ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता ही है। 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास का इसका समय माना जाता है। आखेट, कृषि, पशुपालन के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो बालाथल सभ्यता उदयपुर की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सभ्यताएं अगर मतलब जो भी 3-4 सभ्यताएं रह गई वो नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, और तब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। और कोई टॉपिक भी इनमें छूट रहा है अगर कुछ, तो वो भी मैं देख लूँगी और आगे पढ़ा दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।